Good morning, my dear students. Again, today we start the ultra structure of cell. कल मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाकर छोड़ा था, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि आज की क्लास में हम सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। फाइन, मैंने आपके सामने जो सेल बनाई है बेटा, ध्यान से देखिएगा। वो जो सेल मैंने आपके सामने बनाई है, दिस इज प्लांट सेल। बेसिकली सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये जो मैंने सेल बनाई है दैट इज अ प्लांट सेल। फाइन, इसी के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि एनिमल सेल फिर क्या चेंजेस है, जिसकी इसी में क्या चेंजेस हो जाएंगे एंड देन इट बिकम अ एनिमल सेल एंड एनिमल सेल। ओके, चलो देखते हैं। हमने देख लिया सेल, प्लांट सेल्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन है, मतलब दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब कौन कौन सी, सी दिस। मैंने कलरफुल डायग्राम बनाया है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। बाहर मैंने एक ग्रीन कलर की लाइनिंग बनाई है एंड देन उसके अंदर मैंने एक ब्लैक कलर की लाइनिंग बनाई है। आपको दोनों लाइनिंग में डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जो ग्रीन कलर की लाइन बनाई है बेटा, वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। उसके बीच में क्या आ रहा है, ब्रेकिंग आ रही है। फाइन, देखिए आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। द आउटर वन इज कॉल्ड सेल वॉल बिकॉज प्लांट सेल्स हैविंग सेल वॉल, ठीक है। इनर वन, आप देखोगे इनर वन जो मेम्ब्रेन है बेटा, वो कॉन्टिन्यूअसली जा रही है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी ब्रेकिंग नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। फाइन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं देना है हमको, अभी ये समझना है। तो आउटर वन इज सेल वॉल, इनर वन इज सेल मेम्ब्रेन। अभी सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसलिए वो कंटिन्यूअस है बेटा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट है, टनल प्रोटीन्स प्रेजेंट है इसके अंदर। फाइन, तो वो सब्सटेंसेस को फ्रॉम आउट इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड ट्रैवल करा लेते हैं। फाइन, लेकिन सेल वॉल क्या थी, टोटली सेल्यूलोज वगैरह, हमें सेल्यूलोज की बनी हुई थी, माइक्रोफाइब्रस एंड मैट्रिक्स रीजन की। तो इस वजह से यहां से, जस्ट बिकॉज की बिल्कुल सीमेंट की लाइक लेयर है, तो यहां से सब्सटेंस इनसाइड अंदर की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकते। फाइन, तो इसीलिए सब्सटेंस सेल अनदर सेल से इस सेल के अंदर सब्सटेंसेस आ पाए, मॉलिक्यूल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह अंदर ट्रेवल कर पाए, इसीलिए क्या प्रेजेंट होता है, एक प्लेट प्रेजेंट होती है। फाइन, प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा था ना हमने, दो सेल्स के बीच में कनेक्शन लिंक होती है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म करते हैं बेटा। फाइन, ठीक है। सो दिस इज द पैसेज थ्रू विच the various nutrients and important minerals can travel from this place which is called as plasmodesmata. Fine, चलो अब आगे आ जाते हैं। एट द वेरी सेंटर ये वाला स्ट्रक्चर सेम टू सेम ये है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी इसको फिर और अच्छे से। अभी आप यहां पे समझ लीजिए, ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर, दिस होल सर्कुलर स्ट्रक्चर इज अ न्यूक्लियस। फाइन, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है। फाइन, तो इसको मैं यहां पे इस तरीके से डिनोट कर देती हूं, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और यही सेम न्यूक्लियस मैंने यहां बनाया हुआ है, तो यहां ऊपर लिख सकती हूं, दिस इज न्यूक्लियस। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आप सेंटर में देखो, इस न्यूक्लियस के सेंटर में आपको डेंस ब्लैक कलर का और सर्कल दिखाई दे रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा न्यूक्लियोलस, एक डेंस प्लाज्मिक सब्सटेंस होता है, जो बहुत ही जिस तरह से सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस है। अभी वो जेली लाइक सब्सटेंस एक जगह पर और भी बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा ही एक्यूमुलेट होता है एक जगह पर, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोलस। फाइन, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आप आगे देखिए, इसके चारों तरफ आपको थ्रेड्स, जैसे इस तरीके से आपको थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम्स। बेसिकली ये क्रोमोसोम्स नहीं है, इनको हम क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये न्यूक्लियस हमने किसमें पढ़ा, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन सब पार्ट ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस ऑर्गेनल नहीं है बेटा, न्यूक्लियस इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेल, बिकॉज विदाउट न्यूक्लियस इस सेल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेल की एंटायर ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन ही न्यूक्लियस के बेस पर होती है। क्यों, बिकॉज न्यूक्लियस के पास में है न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, which is the main basic form to form the entire cell.
ठीक है। और यही पर्टिकुलर न्यूक्लियस के पास में डीएनए है दैट कंटेन इनसाइड द क्रोमैटिन थ्रेड्स, ठीक है। जब सेल की ब्रेकिंग होती है, जब सेल डिवीजन में आपको आगे समझाऊंगी, तब यू गेट टू नो कि जब सेल की ब्रेकिंग हो रही होती है, ठीक है, माइटोसिस वगैरह होते हैं, जब सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है, देन दीज क्रोमैटिन थ्रेड्स परफॉर्म क्रोमोसोम्स, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, तो पर्टिकुलर एक इंटायर स्पीसीज भी नहीं है, ठीक है। और सेल के अंदर डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बोला जाता है हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। लिख लो यहाँ पे आप किसको, न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है। ये सेल का हेडक्वार्टर है, मतलब सारी की सारी चीजें यहीं से ही पास आउट होती है कि भाई इसका फॉर्मेशन होना है, सेल में सेल वॉल की ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, तो या डेसिकेशन हो रहा है तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। गोल्गी बॉडी को क्या काम करना है, ये मैसेज भेजेगा, फाइन। इस तरीके से जिससे हमारी बॉडी के अंदर मैसेज ब्रेन पहुंचाता है, इस तरीके से इस सेल का ब्रेन है ये, ब्रेन ऑफ अ सेल, डायरेक्टर ऑफ अ सेल, हेडक्वार्टर ऑफ अ सेल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलो अब आप देखो यहाँ पे भी आपको दो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की, ठीक है। तो रेड कलर की क्या है, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे इसको, जो रेड कलर की है बेटा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और सी इसके बाहर आप देखो ब्लैक कलर की भी एक और लेयर है, डबल मेम्ब्रेनस है, तो इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन है सेम ऐसे ही न्यूक्लियस के ऊपर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके बाहर आप देखो ब्लैक कलर की लाइनिंग, से यहाँ पे आपको बेटर दिखाई दे रहा है, रेड कलर की लाइनिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड दिस इज न्यूक्लियोलस, दिस इज क्रोमैटिन थ्रेड्स, कई बुक्स में क्रोमोसोम्स भी लिखा हुआ होता है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये ब्लैक कलर की लाइनिंग है जो मैंने यहाँ पे भी आपको शो करी हुई है। इस ब्लैक कलर की लाइनिंग और रेड कलर की लाइनिंग में सेम वही डिफरेंस है जो यहाँ पे डिफरेंस था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। सेल वॉल के अंदर डिसकंटिन्यूटी थी, सेम यहाँ पे भी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें भी डिसकंटिन्यूटी। आपको देखो पोर्स आपको ब्रेकिंग नजर आ रही होगी, सी दिस, ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, स्पेस नजर आ रहा है। Why this space? This space is important for the transportation of proteins and RNA molecules from the cytoplasm to the nucleoplasm and from the nucleoplasm to the cytoplasm. क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्योंकि सेल के इनसाइड में भी तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, तभी तो मैसेजेस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, मैसेज की सेंडिंग होगी। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो आउटर है दिस इज कॉल्ड बेटा न्यूक्लियर एनवेलप, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड, मैं रेड कलर के मार्कर से बता देती हूँ उसको आपको, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। यहां पे भी मैं लिख सकती हूँ, आप यहां पे देख लीजिए, न्यूक्लियर एनवेलप, फाइन। अब आप देखिए इसके बीच में पोर्स है, सो दिस पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहां पे भी आप डिनोट कर सकते हैं, न्यूक्लियर पोर। क्लियर हो गई बात, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको कुछ ग्रीन कलर के आपको बड़े बड़े स्पेसेस नजर आ रहे होंगे आपको, प्लांट सेल्स हैविंग मेनी वैक्यूल्स, एनिमल सेल्स में ये वैक्यूल नहीं होते, फाइन। तो अगर आप ये वैक्यूल हटा दोगे देन इट विल बिकम एनिमल सेल, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज वैक्यूल, क्या बोलेंगे इसको, ये है वैक्यूल, ठीक है। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, फाइन।
इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जब मैं वैक्यूम पढ़ाऊंगी ना आपको, तब आपको लिखवाऊंगी ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस हमने देख लिया, ठीक है। अब एक चीज और, न्यूक्लियस के अंदर भी जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, मैट्रिक्स रीजन, न्यूक्लियस के अंदर भी मैट्रिक्स रीजन है, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। फाइन, यहां पे लिख देती हूँ जो व्हाइट कलर का जो भी पूरा एरिया है, एंटायर एरिया, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सी यहां पे भी मैं लिख देती हूँ न्यूक्लियोप्लाज्मा। फाइन, चलो बाहर आते हैं अब इसके चारों तरफ आप देखो, मैंने ब्लू कलर के मार्कर से कुछ इस तरीके से लाइनिंग बनाई है। सी इस तरीके की आपको लाइनिंग दिख रही होगी, है ना। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक ऑर्गेनल है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब दो टाइप के, आप देखो यहाँ पे इस साइड में आपको, इसके ऊपर आपको डॉट्स नजर नहीं आ रहे होंगे, बट दिस साइड के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको ये ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे होंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जो आपको ये सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं लाइनिंग के ऊपर, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कल बताया था इनर मेम्ब्रेन फोल्ड रहती है, सेम इसी तरीके से ये भी अंदर की तरफ फोल्ड रहती है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में। एंटायर सेल को जो शेप मिलता है ना, वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से बिल्कुल कॉम्पैक्टली भरी हुई होती है पूरे एंटायर सेल के अंदर। ठीक है, तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये रफ हो चुकी है। जैसे कि अगर आप प्रैक्टिकली आप करके देखना, फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर आप मिट्टी के इस तरीके से आप सैंड को रख दीजिए, अंदर हाथ लगाओगे तो क्या होगा? आपको रफ दिखेगा। वही सैंड आप हटा दीजिए, फिर आप हाथ से सरफेस को टच कीजिए तो आपको सॉफ्ट दिखेगी। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो रफ हो गई, मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो वो सॉफ्ट है। ठीक है, स्मूथ है। सो दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक reticulum. Fine, and this is called rough endoplasmic reticulum. ठीक है, आई थिंक आपको अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे ये इस तरीके का डायग्राम दिख रहा होगा, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया है। फाइन, इस तरीके का रॉड लाइक स्ट्रक्चर और अंदर की तरफ मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डेड है। क्या बोलेंगे हम उसको? माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कल मैंने बताया आपको ये एक सेल में 50 से 50,000, बल्कि इनकी संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, इतने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखो, आपको यहाँ पे एक और रोड, मूंगफली के जैसे दाने होते हैं ना, मूंगफली पॉड होता है ना, ग्राउंड नट का पॉड होता है, सेम उसके जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। सो दिस इज कॉल्ड प्लास्टिड, क्योंकि ये प्लांट सेल है। ठीक है, तो प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि क्या कंटेन करके रखता है? पिगमेंट्स। सो दिस इज प्लास्टिड। ये भी मैंने आपको सिर्फ 3 नंबर पे दिखाया, जबकि इससे ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, इसके ऊपर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, यही ब्लू कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप देखो, आपको इंटायर सेल में मैंने बड़ी बड़ी शेप में आपको बनाकर दिखाए हैं। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड राइबोसोम। क्या बोलेंगे हम इसको? राइबोसोम बोलेंगे। सो दिस इज राइबोसोम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यही राइबोसोम बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे भी डिनोट कर सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं बची, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे डिनोट करके बताती। दिस इज ऑल्सो राइबोसोम। फाइन, अगर नहीं हो तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। सो दिस इज राइबोसोम। फाइन, और जो आपको रेड कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं बेटा, दीज आर लाइसोसोम्स, ऑयल ग्रैन्यूल्स। तो आप लाइसोसोम डिनोट कर दीजिए, बाकी ऑयल ग्रैन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम क्योंकि हम पढ़ेंगे,
लाइसोसोम, ठीक है। चलो इसके अलावा आप देखिए एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर का, कुछ इस तरीके से फोल्डिंग्स आपको नजर आ रही होंगी इसकी, है ना। सो दिस इज गोल्गी बॉडी। क्या बोलेंगे हम इसको? गोल्गी बॉडी। लेट मी मेक द प्लेस, जगह बनाती हूं मैं। ये तो है राइबोसोम एंड ये जो मैंने बताया था आपको, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, एंड दिस इनफोल्डिंग्स आर गोल्गी बॉडी। अब कुछ बुक्स में इसको गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। यू कैन से गोल्गी बॉडी, आइदर गोल्गी बॉडी और गोल्गी अपैरेटस। ओके, चलिए सारी हमने इंटायर ऑर्गेनल्स हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं, लेबल्ड कर दिए हैं। अब सेल के अंदर आप देखो, इस जो व्हाइट कलर का आपको जितना भी मटेरियल दिख रहा है व्हाइट कलर का, फाइन, इसका मतलब सेल के अंदर क्या है? ये मैट्रिक्स है। सो दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम इसको? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो इसको मैं यहां डिनोट कर देती हूँ। दिस व्हाइट कलर पोर्शन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा, फाइन। ठीक है, तो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ अ सेल। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया ये प्लांट सेल्स को डिनोट कर रहा है। अब इसके अंदर आप वैक्यूल हटा दीजिए, आप प्लास्टिड हटा दीजिए और सेल वॉल हटा दीजिए। जितने भी ग्रीन कलर के मार्कर से जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको आप हटा दीजिए। सेल वॉल हटा दीजिए, प्लास्टिड हटा दीजिए, वैक्यूल हटा दीजिए, तो बेटा जो सेल बचेगी वो कौन सी होगी? एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में पूरा न्यूक्लियस एज इट इज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज इट इज, गोल्गी बॉडी एज इट इज, माइटोकॉन्ड्रिया एज इट इज, लाइसोसोम्स एज इट इज। ठीक है, ये सब साइटोप्लाज्मा एज इट इज, राइबोसोम्स वगैरह सब एज इट इज होंगे। सिर्फ क्या नहीं होगा? सेल वॉल नहीं होगी, प्लास्टिक नहीं होगा और वैक्यूल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, चलो एक बार मैं देख लूं आपको प्रॉपर अच्छे से स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं। ओके, विजिबल है आपको अच्छे से। चलिए अब देखिए आप बेटा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे न्यूक्लियस समझा देती हूँ। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे तो हमने प्रॉपर सेल का डायग्राम डिस्क्राइब कर लिया अच्छे से। अब ये देखिए, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, मेक अ लाइन बिटवीन दिस। चलो अब यहाँ पे न्यूक्लियस देखो, सेम टू सेम डायग्राम। सेंटर में ब्लैक कलर का डेंस मटेरियल होता है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। इट इज अ डेंस प्लाज्मिक मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने यहाँ पे बताया, सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियस का कुछ पार्ट बहुत ही ज्यादा डेंसली एक दूसरे के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, जिस तरीके से अगर आपको मैं जैम दे दूं, ठीक है, जैसे कि किसान जैम है, आप उस किसान जैम को क्या करो, लो और देन उसकी एक बॉल बना दो तो वो डेंस हो जाएगा बहुत। सेम इसी तरीके का डेंस मटेरियल है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। फाइन, इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करके न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और उससे उस पर्टिकुलर आरएनए बॉडीज और उस पर्टिकुलर प्रोटीन से फिर क्या बनते हैं? डीएनए वगैरह का फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन थ्रेड। फाइन, तो क्रोमैटिन थ्रेड क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बेटा, डोंट वरी, नोट्स में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड्स आर द जेनेटिक मटेरियल विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल, फाइन, डीएनए। इसके बाद आप देखो, मैंने आपको आउटर स्ट्रक्चर बता दिया, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या कर रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइन करके रख रहा है, उसको एनक्लोज कर रहा है। फाइन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कैसी है? वही सेम बाइलिपिड मेम्ब्रेन है। जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन है बाइलिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है, सेम ऐसे ही ये वाली मेम्ब्रेन भी बनी हुई है। इसके थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो सकती है। किसकी? सब्सटेंसेस की। बेसिकली किसकी होगी? आरएनए एंड प्रोटीन की। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स की। चलो आगे देखते हैं न्यूक्लियर पोर। जस्ट बिकॉज की जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये कैसी है? ये भी सेम सेल वॉल की जैसी टफ है, तो वो पास आउट नहीं कर सकती, तो बीच में क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन यहां से नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन कहां से होगा? फ्रॉम दीज न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल ये भी बोल सकते हैं, या फिर ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, इतने सारे इसको टर्म्स दे रखे हैं। अब एक चीज देखो, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ है? बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बताती हूं आपको, जो न्यूक्लियोलस है बेटा, ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ है? डिस्कवर्ड बाय फोंटेना। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। फाइन, चलिए, तो न्यूक्लियस वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। लिख दो यहाँ पे, बेसिकली ऐसा नहीं पूछा जाता बट समटाइम्स पूछा भी जा सकता है, तो लिख लीजिए। न्यूक्लियस वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन, सी न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में। हमने नाम से पता चल गया कि वो डायरेक्टर है, वो ब्रेन है, वो हेडक्वार्टर है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? सेल की एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प कर रहा है। सो फंक्शंस भी आप देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोलर है, ये कंट्रोल करता है, कोई भी चीज एक्सेस में नहीं बनती। ठीक है, किसी भी सब्सटेंसेस को वो एक्सेस में पास ऑन नहीं होने देता। तो फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, all the metabolic activities. Fine. इसके अलावा आप देखो, हेल्प करता है इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोम्स। सॉरी, राइबोसोम्स की यूनिट बनती ही प्रोटीन से है, राइबोसोमल प्रोटीन बोलते हैं उसको। तो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, मतलब सिंथेसाइज करता है जेनेटिक मटीरियल। ठीक है बेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एक तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मटीरियल की जगह आप लिख लीजिए इंफॉर्मेशन। और हेल्प करेगा उसके ट्रांसफॉर्मेशन में, एंड हेल्प इन जेनेटिक ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम, ये चीज याद रखनी, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन मतलब जो हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे डीएनए के अंदर जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो क्या हो रही है? वो हेरिटेड है बेटा, मतलब वो हमारे मम्मी पापा से हमें मिली है। ठीक है, हमसे हमारी आगे वाली जनरेशन को मिलेगी, हमारे मम्मी पापा को उनके मदर फादर से मिली है। तो धीरे धीरे वो कैरेक्टर्स क्या होते जा रहे हैं? एक जनरेशन के अंदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से थर्ड जनरेशन में पास ऑन होते जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद हेल्प इन, आगे आप यहां लिख सकते हैं, मैंने कुछ फंक्शंस यहां भी लिख रही हूं। कंट्रोल्स सेल साइकिल, ये सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। रेगुलेट सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ में भी रेगुलेट करते हैं। फाइन, सेल साइकिल मतलब सेल का डिफरेंशिएशन, सेल का डिवीजन, इन सब में कौन हेल्प कर रहा है? न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस क्या देगा? लाइक हमारे घर में कौन होते हैं? अगर हमारे घर में दादा दादी हैं, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो मदर फादर अपने डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर। सो मदर फादर क्या करेंगे? बेसिकली फादर क्या करेंगे? अपने पापा से पूछेंगे, कैन वी डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज और नॉट? हम ये कुछ कर सकते हैं? अगर पापा ने एग्री कि हाँ ठीक है कर सकते हैं, तभी फादर क्या होते हैं? आगे मूव ऑन करते हैं उस पर्टिकुलर वर्क पर। ठीक है, लेकिन अगर मना कर दिया जाए तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती फिर घर में। ठीक है, सेम ऐसी अगर मैं स्कूल की बात करूं तो हु इज द प्रिंसिपल, हु इज द हेडक्वार्टर? जो हमारे प्रिंसिपल है, जो हमारे
पूरे एंटायर स्कूल को जो चला रहे हैं, एंटायर स्कूल में कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, करिकुलम एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, टाइम टेबल को पास करना, टीचर्स को ज्वाइन करना, वो सब किसके हाथ में है? प्रिंसिपल के हाथ में। तो प्रिंसिपल इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है, तो सेम काम किसका है? न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस ही क्या करेगा? पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आगे सेंड करेगा कि ये होना चाहिए और ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बनाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है एंड विद द प्रोटीन राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। फाइन, वो राइबोसोम्स आप देखो वो कहां से? न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आएंगे साइटोप्लाज्म में, और इसीलिए कई सारी राइबोसोम्स जब सेल से बाहर, न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आते हैं तो कहां जाके चिपक जाते हैं? अटैच हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर के ऊपर। ठीक है, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे तब मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगी। फाइन बेटा, अभी ये चीज अपन समझ लेते हैं। तो सेल के न्यूक्लियस के हमने फंक्शंस देख लिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करके रखती है। सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज चल रही है, भाई गोल्गी बॉडी का क्या वर्क है, आप ये करिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या वर्क करना है, वो करिए। साइटोप्लाज्म में क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है, प्लास्टिक को क्या करना है, ये सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की फॉर्मेशन करता है और उसको जनरेशन टू जनरेशन, जब सेल का डिवीजन होता है तो पास ऑन होता है इक्वल कैरेक्टर। सेल साइकिल, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है और सेल की ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। बेटा सेल की ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ इन द सेंस ऐसा नहीं है सेल का साइज बढ़ेगा, नहीं, फ्रॉम 1 सेल टू 2 सेल्स, 2 से 4 सेल्स। फाइन, बेबी छोटा होता है तब उसकी बॉडी में सेल्स कैसे है? धीरे 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 धीरे, अभी कम है बेटा, छोटा है, पर धीरे धीरे बड़े क्यों हो रहे? क्यों? क्योंकि उसकी मसल साइज, उसके बॉडी के ऑर्गन्स की जो सेल्स हैं, ठीक है, इन सब में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। सेल्स क्या होती जा रही है? डिवाइड होती जा रही है। डिवाइड होती जा रही है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो बॉडी का साइज भी बढ़ता जा रहा है। फाइन, तो इस तरीके की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट हुआ। इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे बताना बेटा। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो मुझसे जरूर पूछना। फाइन बेटा, मैं आपके लिए थोड़ा सा इस तरीके से जूम कर देती हूँ सो यू गेट ऑल दी नोट्स प्रॉपरली। तब तक आप लोग पढ़े अच्छे से, सेफ रहें, घर के अंदर रहें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करें। मे बी मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को शायद कुछ क्वेश्चन आंसर्स दूं, डीपीपीज दूं सॉल्व करने के लिए। सो यू हैव टू बी गो थ्रू फ्रॉम माय ऑल लेक्चर्स। ठीक है, आप देख लीजिए सारे लेक्चर्स एक बार और एनसीईआरटी जरूर रीड करिएगा बेटा।